10 बाई 8 का एक छोटा सा कमरा, बाहर बूटों की आवाज़ है, गोया कोई कमरे की तरफ बढ़ा चला आ रहा हो। आवाज़ के नज़दीक आते ही एक परछाई उभरती है। कमरे में मौजूद खाट पर बैठा इंसान उठकर सलाम करता है। बूट पहने एक अंग्रेज़ अफसर आया है। वो हिकारत की नज़र से देखता है और इशारे से उसे वहीं बैठ जाने का आदेश देता है जहाँ से वो उठा था। वो व्यक्ति खाट पर जाकर बैठ गया है। अभी कुछ बरस पहले तक ही तो इस व्यक्ति के एक इशारे पर बात सुनी जाती थी, पर आज बाहर खड़े पहरेदार तक उसे अनसुना करते हैं। इसके 30 दिन बाद इस व्यक्ति को फांसी दे दी गई और इसका नाम था सद्दाम हुसैन। इराक का तानाशाह, कुर्दों का हत्यारा सद्दाम हुसैन। आज बताएंगे कि फांसी से पहले सद्दाम हुसैन के साथ क्या क्या हुआ था। साथ ही होगी 19 बरस के एक रेंजर की कहानी जिसके 2 पांव कट गए हैं, लेकिन वो सांकेतिक भाषा में लिख रहा है, मैं ठीक हो जाऊंगा। और इसके 1 बरस बाद वो अपने साथियों को पुलअप्स की चुनौती देता है। और एक एडमिरल पूरी किताब इसी बात पर क्यों समर्पित कर रहे हैं कि सुबह उठकर अपना बिस्तर बनाइए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें, यानी रोज की एक किताब और उसके किस्से। इस कड़ी में आज हमने पढ़ी अमेरिकी नौसेना से रिटायर्ड एडमिरल विलियम एच मैक्रवन की किताब मेक योर बेड। इसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है जिसे छापा है मंजुल प्रकाशन ने। अनुवादक हैं महेंद्र नारायण। विलियम मैक्रवन नेवी सील के रूप में 37 साल के अनुभव के दौरान शुरुआती लेवल पर कमांड किया। 4 स्टार एडमिरल के तौर पर उनकी आखिरी जिम्मेदारी यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के कमांडर के रूप में थी। अब सबसे पहले सद्दाम हुसैन का वो किस्सा पूरा कर लेते हैं जहां से हमने आज की कहानी की शुरुआत की थी। इराक का पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन, जो सिर्फ एक नारंगी जंपसूट में सेना की पुरानी खाट पर बैठा था, महज 24 घंटे पहले उसे अमेरिकी सेना ने पकड़ा था और अब वो अमेरिका का कैदी था। एडमिरल मैक्रवन ने नई इराकी सरकार के नेताओं को कमरे में लाने के लिए दरवाज़ा खोला तो सद्दाम बैठा रहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके व्यवहार में पश्चाताप और समर्पण का कोई निशान नहीं दिख रहा था। तुरंत ही 4 इराकी नेता सद्दाम पर चिल्लाने लगे, लेकिन वे ये सब कुछ सुरक्षित दूरी पर ही खड़े रहकर कर पा रहे थे। तिरस्कार भरी नज़रों से सद्दाम ने उनकी तरफ एक चिढ़ाती हुई मुस्कुराहट के साथ देखा और उन्हें बैठने का इशारा किया। पूर्व तानाशाह से अब भी डरते हुए उन सभी ने एक एक फोल्डिंग चेयर पकड़ी और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। हालांकि इस बीच उनका चिल्लाना और उंगली दिखाना जारी था, लेकिन जैसे ही सद्दाम ने बोलना शुरू किया, उनका चिल्लाना और उंगली दिखाना भी धीरे धीरे कम हो गया। सद्दाम हुसैन के नेतृत्व वाली बाथ पार्टी हजारों शिया इराकियों और कई हजार कुर्दों की मौत के लिए जिम्मेदार थी। सद्दाम ने खुद ऐसे कई जनरल्स को मौत के घाट उतार दिया था जिनके बारे में उसे लगता था कि वो उसके प्रति वफादार नहीं हैं। हालांकि मैक्रवन इस बात पर श्योर थे कि सद्दाम से अब कमरे में मौजूद बाकी लोगों को खतरा नहीं रह गया है, लेकिन इराकी नेता इतने निश्चित नहीं थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बगदाद के हत्यारे कहे जाने वाले इस आदमी ने दशकों तक पूरे मुल्क को आतंकित कर रखा था। उसकी विचारधारा ने सबसे खराब किस्म के अनुयायियों को, मानने वालों को आकर्षित किया था। उसके कातिल गुंडों ने बेगुनाहों के साथ क्रूरता की थी और हजारों लोगों को देश से भागने पर मजबूर कर दिया था। इस अत्याचारी शासक को चुनौती देने का साहस इराक में किसी के पास नहीं था। मैक्रवन समझ गए थे ये नए नेता अब भी इस बात से डरे हुए थे कि सद्दाम सलाखों के पीछे रहते हुए भी पता नहीं क्या कर डाले। अगर इस मुलाकात का मकसद सद्दाम को ये बताना था कि अब वो सत्ता में नहीं है, तो ये मकसद नाकाम हो गया था। उस छोटी सी मुलाकात में ही सद्दाम नए शासन को डराने में कामयाब हो गया था। वो पहले से कहीं ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा लग रहा था। जब इराकी नेता चले गए तो मैक्रवन ने अपने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया कि सद्दाम को एक छोटे से कमरे में अलग थलग कर दिया जाए, किसी को मिलने ना दिया जाए और कमरे के पहरेदारों को भी आदेश था कि सद्दाम कितना भी उकसाए, ना उसकी कोई बात सुननी है, ना उसकी किसी बात का जवाब देना है। मैक्रवन बताते हैं, हालांकि वो हर दिन उस छोटे से कमरे में जाते थे और हर दिन सद्दाम उन्हें सल्यूट करने के लिए उठता था, पर हर दिन बिना कुछ बोले वो बस उसे अपनी खाट पर वापस जाने का इशारा कर देते। मैक्रवन एक साफ मैसेज देना चाहते थे कि अब सद्दाम खास नहीं रह गया था। वो अब अपने आसपास के लोगों को डरा नहीं सकता था। वो अब इराक की जनता में डर पैदा नहीं कर सकता था। उसके आसपास चमचमाता महल नहीं रह गया था। दासियां, नौकर और जनरल्स नहीं रह गए थे। सत्ता जा चुकी थी। उसके शासन की पहचान बन चुका अहंकार और अत्याचार सिरे से खत्म हो चुका था। अमेरिकी सैनिक उसके अत्याचार के सामने खड़े हो चुके थे और अब वो किसी के लिए खतरा नहीं रह गया था। बेसिकली एक मनोवैज्ञानिक गेम था जिसमें सद्दाम को ये महसूस करवाना था कि
ही इज नथिंग, कि अब वो कुछ नहीं है। इस घटना के 30 दिन बाद मैक्रिवन ने सद्दाम हुसैन को सैन्य पुलिस की एक इकाई में ट्रांसफर कर दिया और 1 बरस बाद उसे इराक में किए गए अपराधों के लिए फांसी दे दी गई। एडमिरल ने कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते हुए लिखा है कि आतंक के जरिए किसी देश पर शासन करने वाले तानाशाह ऐसे ही होते हैं। वो डराने धमकाने के दम पर ही फलते फूलते हैं। वो लोग डरपोक और कमज़ोर दिल वालों से ही अपनी ताकत हासिल करते हैं। इसलिए आपको बहुत हिम्मतवार इंसान बनना होगा। ऐसा साहस हम सबके अंदर होता है और थोड़ी सी कोशिश के बाद आप इसे बहुतायत में पाएंगे। इसी तरह की एक और कहानी हम मैक्रिवन की जानिब से आपके लिए लेकर आए हैं। एक दिन देर शाम उन्हें खबर मिली कि उनके एक सैनिक ने प्रेशर प्लेट माइन पर पांव रख दिया और धमाके में बुरी तरह घायल है। उसे हवाई रास्ते से उनके मुख्यालय के पास के अस्पताल ले जाया गया है, जो स्पेशली युद्ध के सैनिकों के लिए बना था। रेंजर रेजिमेंटल कमांडर कर्नल एरिक कुरेला और वो खुद जल्दी से अस्पताल में सैनिक के कमरे में पहुंचे। जब वो पहुंचे तो देखा कि वो सैनिक अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। उसके मुंह और छाती पर ट्यूब फैली हुई थी। विस्फोट से उसके हाथ और चेहरा जल गया था। उसके ओढ़ने के लिए रखा कंबल बिस्तर पर उस जगह सपाट पड़ा था जहां आमतौर पर उसके पैर होते थे। उसकी ज़िंदगी अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। मैक्रिवन बताते हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान के युद्ध के दौरान अस्पताल के अनगिनत दौरे किए। युद्ध के अगवा के रूप में उनकी ट्रेनिंग होती है कि वो मानवीय पीड़ा को अपने ऊपर हावी ना होने दें। वो जानते हैं कि ये तो लड़ाई का हिस्सा है। सैनिक घायल होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। हालांकि उन्हें वो रात कुछ अलग तरह की लग रही थी। सामने लेटा हुआ वो रेंजर काफ़ी जवान था। मैक्रिवन के 2 बेटों से भी कम उम्र थी उसकी। वो 19 साल का था। नाम था एडम बेट्स। महज 1 सप्ताह पहले वो अफगानिस्तान पहुंचा था और ये उसका पहला अभियान था। उन्होंने झुककर अपने हाथों से उसके कंधे को छुआ। रेंजर कुछ शांत और बेहोश लग रहा था। उन्होंने 1 मिनट के लिए विचार किया, थोड़ी प्रार्थना की और वापस जाने ही वाले थे कि नर्स उस सैनिक की तीमारदारी के लिए आ गई। पहले उसने एडम की नब्ज़ देखी और मैक्रिवन से पूछने लगी कि क्या उन्हें कुछ और जानना है। नर्स ने बताया कि एडम के दोनों पैर काट दिए गए थे और उसे विस्फोट में गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन उसके बचने की संभावना काफ़ी ज़्यादा थी। मैक्रिवन ने रेंजर बेट्स की अच्छी देखभाल करने के लिए नर्स को थैंक यू कहा और साथ ही कहा कि जब बेट्स होश में आएंगे तो वो फिर से आएंगे। नर्स ने कुछ उत्साह से बताया कि होश में ही हैं। इतना कहकर उसने रेंजर बेट्स को धीरे से हिलाया, जिसने अपनी आंखें हल्की सी खोली और मैक्रिवन को पहचान लिया। नर्स ने बताया कि ये अभी बोल नहीं सकते, इनकी माँ भी सुन नहीं सकती थी और वे सिर्फ सांकेतिक भाषा जानते हैं। उस नर्स ने मैक्रिवन को एक कागज़ का टुकड़ा दिया जिस पर सांकेतिक भाषा के कई प्रतीक गड़े हुए थे। मैक्रिवन ने लगभग 1 मिनट रेंजर बेट्स से बात की। इस दौरान वो सही बात कहने की ताकत जुटाने की कोशिश ही कर रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या की जाए। मैक्रिवन ने बाद में लिखा, आप एक ऐसे नौजवान से क्या कह सकते हैं जिसने अपने दोनों पैर अपने देश की सेवा करते हुए खो दिए हों। उसके भविष्य के बारे में आप उसे कैसे उम्मीद दे सकते हैं। विस्फोट की वजह से बेट्स का चेहरा सूजा हुआ था। उनकी आंखें लाल चकत्तों और पट्टियों के बीच मुश्किल से दिखाई दे रही थीं। कुछ देर वो मैक्रिवन को देखते रहे। उन्होंने अपने सीनियर के हाव भाव में मौजूद करुणा महसूस की होगी। वो हाथ उठाकर साइन करने लगे। धीरे धीरे दर्द के साथ कागज़ के उस टुकड़े पर बेट्स ने लिखा, मैं ठीक हो जाऊंगा, और फिर वो सो गए। मैक्रिवन ने किताब में दर्ज किया है कि उस शाम जब वो अस्पताल से निकले तो रोए बिना नहीं रह पाए। एडम बेट्स को अपनी सेवा पर गर्व था। उन्होंने इसके लिए कोई शिकायत नहीं की, एक बार भी नहीं। अफगानिस्तान के इस अस्पताल दौरे के 1 साल बाद वो 75वें रेंजर रेजिमेंटल चेंज ऑफ कमांड बन गए। वहीं पर उनकी मुलाकात हुई रेंजर बेट्स से, जो अपनी वर्दी में तेज तर्रार दिख रहे थे और अपने नए कृत्रिम पैरों पर खड़े थे। मैक्रिवन ने सुना कि बेट्स अपने कई साथियों को पुलअप्स की चुनौती दे रहे हैं। तमाम तरह की सर्जरी और दर्दनाक पुनर्वास से गुजरते हुए बेट्स ने नए जीवन के साथ तालमेल बैठाया था और कभी हार नहीं मानी। वो हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और जैसा कि बेट्स ने अपने सीनियर से वायदा किया था, वो ठीक हो चुके थे। किताब का दावा है कि अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत अपना बिस्तर ठीक करके कीजिए। हम सभी समझते हैं कि जीवन कठिन है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिन में जो होना होता है उसको आप बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। एक फौजी के तौर पर आपके दिन लंबे और परेशानी से भरे होते हैं। ऐसे में आप किसी ऐसी चीज़ की तलाश करते हैं जो आपको सुकून दे सके, जो आपको अपना दिन शुरू करने के लिए प्रेरित कर सके। कभी कभी आपका बिस्तर बनाने का सरल काम भी आपको दिन शुरू करने का
ज़रूरी साहस दे सकता है और इसे ठीक से निपटने लायक संतुष्टि भी दे सकता है। सीख यही कि अगर आप अपने सपनों को छोड़ने से इनकार करते हैं, अपनी मुश्किलों के खिलाफ मजबूती से डटे रहते हैं, तो आपका जीवन आपके मुताबिक ही होगा। और हम यानी लल्लन टॉप, हम चलते हैं आपके मुताबिक। आपका आदेश है कि रोज़ एक किताब पढ़ी जाए, सो पूरे मन से लगे हैं इसमें। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी दीपक तेंगुरिया ने। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।